Dear students, ICA has announced their new syllabus as well as new curriculum. May 2024 will be the first attempt for CA final as well as CA intermediate examination. And June 2024 will be the first attempt for CA foundation. अब हम इस मोटो से कि विथ न्यू सिलेबस विथ न्यू करिकुलम वंस अगेन द न्यू टारगेट टू बी प्लेस्ड. देखो लास्ट टाइम 2018 के अंदर में फर्स्ट एग्जाम थी नए करिकुलम में सीए इंटरमीडिएट की. एट दैट टाइम मिरेकुलस रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय एनआरसीएफ. वी हैव गिवन 3 ऑल इंडिया रैंकर्स विथ 1 सिंगल डिजिट रैंक, दैट इज 7th रैंक, देन 26th एंड 26th. ऐसे 3 रैंक थे. वही दिमाग में मोटो है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू एडिशन होना. हमने मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस पढ़ा हुआ है, 6 साल में तो डबल होना चाहिए चीजें. सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही होना. तो हमारा इंटरेस्ट भी बहुत स्ट्रांग है इस साल. हमारे को इस अटेम्प्ट में मई 2024 के अटेम्प्ट में फंटेस्टिक रिजल्ट्स लाना है. सर फिर उसके लिए क्या क्या करना है, सिलेबस क्या रहेगा, कब बैच स्टार्ट होंगी, कैसा क्या रहेगा. आज 16 जुलाई को अपन इंट्रोडक्टरी लेक्चर ले रहे हैं और अधिक मास ये एडिशनल मंथ है. आपको अगर थोड़ा बहुत समझता होगा तो दिस इज ए एडिशनल मंथ और वेरी स्पेसिफिक एंड प्योर मंथ है, जिसके फर्स्ट को अधिक मास के 1 तारीख को वी विल स्टार्ट आवर स्पेशल बैच ऑफ मई 2024 सीए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन. इसमें कौन से स्टूडेंट्स है? इसमें वो सभी स्टूडेंट है जिन्होंने जून 2023 में फाउंडेशन की एग्जाम दी है, या और कुछ स्टूडेंट जिन्होंने बीकॉम के बाद में डायरेक्ट एंट्री लिया होगा. हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड, लेट्स सी. देखो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी कि हम लोग वो है जिन्होंने जून 2023 में, एक सेकंड, जून 2023 अपने एग्जाम दिया था फाउंडेशन की. नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन नियर अबाउट 2 और 4 अगस्त. मैं 4 अगस्त समझ के चल रहा. तो अगर 4 अगस्त को रिजल्ट आ रहा है तो उसके बाद में वी शुड स्टार्ट द बैच डेफिनेटली. तो अवर फेस टू फेस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त 2023 हमने स्टार्ट करनी चाहिए बैच 6 दिन के बाद. अगर सर रिजल्ट अगर 2 अगस्त को आता है तो भी 10th अगस्त. अगर रिजल्ट अगर 6 अगस्त को आता है तो 12 अगस्त. रिजल्ट अगर और लेट होता होगा तो एक 6 दिन का गैप रखेंगे आफ्टर द रिजल्ट्स एंड देयर आफ्टर बैच विल बी स्टार्टेड. बट इन एनी केस मैं आप लोगों का 1 महीना 10 दिन की छुट्टी मेंटेन रखूंगा. वी विल स्टार्ट अ फेस टू फेस बैच फ्रॉम 10th अगस्त. सर फिर अभी क्या सीन है? अभी ऐसा सीन है कि फ्रॉम 18th जुलाई हम हमारी बैच चालू कर देंगे रिकॉर्डेड लेक्चर वाली. रिकॉर्डेड लेक्चर यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं कि 2 सब्जेक्ट अकाउंट एज वेल एज कॉस्ट, इसके 2 चैप्टर हम कंप्लीट करने के मूड में हैं. एक इसका चैप्टर रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट और दूसरा चैप्टर है इसके अंदर में एक कैश फ्लो है, दूसरा आई विल टेल यू, और कॉस्टिंग के अंदर में एक है लेबर और दूसरा जो है वो प्रोसेस कॉस्टिंग है. हाँ, और अकाउंट के अंदर में हम अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते हैं तो सेकंड चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेंगे जो हमको चालू करना है. लेकिन इसके लिए अभी टाइम है क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इटसेल्फ इज अ बिग गोल. तो पहला एक रहेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, दूसरा रहेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. इधर में हम कॉस्टिंग के अंदर हम लेबर और प्रोसेस कॉस्टिंग से स्टार्ट कर देंगे. ऐसे इतने एक 25 डेज हमारा ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर चलेगा फ्रॉम 18 जुलाई से लेके तो 10 अगस्त तक के. सर इसमें इतना कवर हो जाएगा, तो सर इसकी पीडीएफ नोट्स वगैरह वगैरह दैट वी विल डिस्कस. ये दिनों में हम क्या करेंगे, इसकी पीडीएफ नोट्स दे देंगे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे. इसके अलावा लेक्चर्स आपको एनआरसीएफ ऐप पे दे दिए जाएंगे. सर सपोज हमारे ये लेक्चर देखना नहीं हुए तो फिर 10th अगस्त के बाद में जब फेस टू फेस बैच स्टार्ट होंगी उस समय ये सभी लेक्चर्स हम रिवाइज करेंगे, लेकिन बैच के शुरुआत में नहीं. हमको ये लेक्चर्स कब खत्म करना है, कब लेना है, बैच खत्म होने के बाद. अपना प्लानिंग ये है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैच फ्रॉम 10th अगस्त. वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस बैच ऑन 15th जनवरी. और जो लोगों ने 4 अगस्त से बैच चालू किया है, जिन्होंने 18 जुलाई से रिकॉर्डेड लेक्चर की बैच चालू नहीं किया है, तो ये जो अपन सिलेबस यहाँ कवर करने वाले हैं, कौन सा वाला सिलेबस, ये वाला जो सिलेबस हम कवर करने वाले हैं, ये सिलेबस अपन 15 जनवरी से लेके तो 25 जनवरी में 10 दिन के अंदर में फेस टू फेस बैच में अपन कवर कर लेंगे.
सर अगर हमारे को यहाँ पे कुछ दिक्कत गई ऑनलाइन रिकॉर्डेड के अंदर में, तो जिन्होंने 18 जुलाई से भी स्टार्ट किया है दे कैन कवर देयर फेस टू फेस सिलेबस फ्रॉम 15 जनवरी से 25 जनवरी। अभी से सर ये मगजमारी क्यों कर रहे हैं? एक तो ये बड़े प्रेशियस 10 डेज है। मैं तो अभी भी आपको रिक्वेस्ट करूंगा, या आपके फ्रेंड जिन्होंने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनको रिक्वेस्ट करूंगा, दे शुड गेट रजिस्टर्ड देमसेल्व्स सो एज टू स्टार्ट फ्रॉम द 18th जुलाई, क्योंकि ये यहाँ के 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 25 जनवरी से हमारी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएंगी, जो कि चालू होंगी 25 जनवरी से लेके तो 25 अप्रैल तक के, क्योंकि आपका मई में एग्जाम रहेगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट वन शुड सेव अवर 10 डेज फ्रॉम 15 जनवरी से 25 जनवरी फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन। वापस अभी क्या क्या अपने डिस्कस किया? अपने डिस्कस किया कि जून 2023 में अपनी फाउंडेशन एग्जाम खत्म हुई, 18 जुलाई से अपन रिकॉर्डेड लेक्चर वाली बैच चालू कर रहे हैं, जो सिर्फ 8 जुलाई या 10 जुलाई तक के चलेंगी। उसके बाद में 10 अगस्त से अपनी ये बैच कन्वर्ट हो जाएंगी फेस टू फेस बैच में। 10 अगस्त से बैच चालू हो जाएंगी एंड वी आर गोइंग टू कंक्लूड द सिलेबस आइदर ऑन 15 जनवरी और 25 जनवरी डिपेंडिंग अपॉन योर एंट्री। 25 जनवरी से लेकर तो 25 अप्रैल तक के अपनी टेस्ट सीरीज चलेंगी। सर तो ये इन बिटवीन टेस्ट नहीं रहेंगी क्या? अरे बाबा यहाँ पे इन बिटवीन तो हर हफ्ते में 4 या 3 टेस्ट रहेंगी मिनिमम, जैसे जैसे टॉपिक खत्म होगा। और ये जो सीन है अपना, यहाँ पर अपना 3 महीने का टोटल टेस्ट सीरीज चलेगा। नाउ कमिंग टू द टॉपिक वंस अगेन, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट क्या क्या एंट्री है वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, अभी क्या हुआ इंटरमीडिएट के अंदर में, अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, इंटर मई 2024 के लिए बात करें, तो क्या क्या सब्जेक्ट से कैसे कैसे लिए जाएंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब इंटर मई 2024 के अंदर में 2 ग्रुप है, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ये आपको पता है, आप पिछले 15-20 दिन से यही सब सुन रहे हैं। इसमें पहला सब्जेक्ट है अकाउंट्स का, सर एडवांस अकाउंट, वॉट एवर अकाउंट इट इज अकाउंट्स का। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा लॉ का, और तीसरा सब्जेक्ट है इसके अंदर में टैक्स का। मैं इसलिए दूर दूर लिख रहा ताकि बहुत सारी चीजें मैं इसके साथ में डिस्कस कर सकूं। सेकंड ग्रुप में क्या है? सेकंड ग्रुप में पहला सब्जेक्ट है कॉस्ट का, सेकंड सब्जेक्ट है ऑडिट का, और थर्ड सब्जेक्ट कंबाइंड सब्जेक्ट है एफएम और एसएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बड़ा इंटरेस्टिंग है। पिछली बार क्या था, लास्ट कोर्स के अंदर में कुछ सब्जेक्ट में एमसीक्यूज थे, यानी पिछले बार इंटर के अंदर में 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में एमसीक्यू थे और 2 सब्जेक्ट में नहीं थे। अभी क्या किया इन्होंने, हर सब्जेक्ट में 30% एमसीक्यूज, यानी 30 मार्क के एमसीक्यू और 70% सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यानी थियोरेटिकल एग्जामिनेशन आपके लैंग्वेज में। थियोरेटिकल एग्जामिनेशन 70% यानी 70 मार्क्स की। सर दिस इज अ गुड साइन। हाँ गुड साइन तो है, अच्छी तो बात है ही, लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स आर कंसर्न, अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो अगर अकाउंट के अंदर में 30% अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, या फिर कॉस्ट के अंदर में 30% ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में अगर एमसीक्यूज आते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका स्टडी का पैटर्न, कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत हाई लेवल पे रखना पड़ेगा। मेरे लिए, अपने एनआरसीएफ के लिए इट इज ऑलवेज बेटर कि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर में, कॉस्टिंग में, अकाउंट्स के अंदर में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव आवे। क्यों अपने लिए अच्छा है? हम हर चीज कंसेप्ट से चले रहे हैं, हर जगह पे क्यों करते, ऐसा क्या रहता, ऐसा क्यों करते, और अगर ऐसा रहा तो क्या होगा, ऐसा रहा तो क्या होगा, ऐसा रहा तो क्या होगा, अपन हर चीजों को डिस्कस करते। तो अपने लिए तो बहुत ही बेटर है कि एमसीक्यू आवे। जो लोग अकाउंट्स को रटते, यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा, उनके लिए डिफिकल्ट है। वी विल बी ऑलवेज एट अ बेटर फुटिंग्स इफ देयर इज अ एमसीक्यू इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और स्टूडेंट के लिए इसलिए डिफिकल्ट है कि आपको तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे को कुछ स्टूडेंट अभी जब एडमिशन ले रहे थे तो पूछ रहे थे कि सर डिफिकल्टी लेवल बढ़ा या डिफिकल्टी लेवल कम हुआ। डिफिकल्टी लेवल कम होने वाला नहीं है। जब अच्छा अच्छा टैलेंट अगर इसमें आ रहा है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि डिफिकल्टी लेवल कम होगा करके। हाँ, एक बहुत बड़ा सीन जो अच्छा हुआ वो ये हुआ कि टोटल पेपर्स आर रिड्यूस टू 6। सिलेबस भले ही कम नहीं हुआ होगा, मेरे हिसाब से सिलेबस सिर्फ 8% कम हुआ। यानी पहले अगर 100 चैप्टर पढ़ने हैं तो अभी अपने को 92 चैप्टर पढ़ने हैं। सर 800 मार्क का सिलेबस 600 मार्क पे आ गया। हो, आई एम एग्रीइंग कि 800 मार्क का सिलेबस 600 मार्क पे आ गया, लेकिन नंबर ऑफ टॉपिक्स माइट बी रिड्यूस फ्रॉम 100 to 92 ओनली।
कुछ टॉपिक्स बढ़े, कुछ टॉपिक्स कम हुए, तो इन ओवरऑल आप भले ही सोच रहे होंगे कि 25% कम हो गया होगा, लेकिन नहीं, इट इज ओनली 8% रिडक्शन इन सिलेबस। सर अच्छा क्या हुआ वो बताओ, हमारे को तब से वो अच्छा लग रहा। अच्छा ये हुआ कि टोटल पेपर्स आर रिड्यूस टू 6, तो एग्जामिनेशन के जो दिन है ना, दीज आर रिड्यूस टू 12 डेज। ये सबसे बड़ा, अगर मेरे को कोई बोले कि अच्छी चीज क्या हुई, तो 12 डेज, जो 16 डेज का बहुत डिफिकल्ट दायरा रहता है ना, 16 दिन तक के तबियत को मेंटेन रखो, अपने मूड को मेंटेन रखो, फैमिली मेंटेन रहनी चाहिए, हेल्थ मेंटेन, अरे नंबर ऑफ इश्यूज आर देयर कैरिंग 16 डेज। अगर आप पास्ट रिजल्ट देखोगे, आपको देखने का काम नहीं है, मैं देख रहा हूं पिछले पास्ट रिजल्ट्स, तो पहले 5 पेपर के या पहले 6 पेपर के मार्क्स और आखिरी 2 या 3 पेपर के मार्क्स में बड़ा डिफिकल्ट डिफरेंस रहता है। पीपल स्टूडेंट गेट टायर्ड ऑफ मैनेजिंग लास्ट 3 days आफ्टर अटेम्प्टिंग 3 पेपर्स, आफ्टर अटेम्प्टिंग 5 पेपर्स, डिफिकल्ट है, कम्बरसम मैटर था वो। तो मेरे लिए नए सिलेबस में सबसे अच्छा क्या है, वी हैव रिड्यूस टू 6 सब्जेक्ट्स। एक, अब वापस टॉपिक पे आते हैं। अकाउंट 100 मार्क का है। सर अकाउंट में और कोई सब टॉपिक्स है क्या? नहीं, एज सच कोई सब टॉपिक्स नहीं है, लेकिन अकाउंट्स के अंदर मैक्सिमम चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे शिफ्ट कर दिया, और सेकंड पार्ट है जो अदर चैप्टर्स है वो। सर ये सब चैप्टर्स कौन से? डेफिनेटली इंटरमीडिएट जो पुराना था उसी के हैं, लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा, अभी तक के पूरी क्लैरिटी आई नहीं, पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि 50% अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे पूछा जाएगा और 50% पेपर अदर टॉपिक्स पे पूछा जाएगा। अभी तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 20 या 25 मार्क का पूछते थे, नाउ दे माइट शिफ्ट देयर टारगेट टू 50%। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो नए चार्टर्स तैयार हो रहे हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। सर व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? देखो ऐसा मत बोलो, दोज हु आर कमिंग फ्रॉम फाउंडेशन स्ट्रीम, यानी फाउंडेशंस के रास्ते से जो आ रहे हैं, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आइडिया है कि ये वो स्टैंडर्ड्स है जिससे हम यूनिफॉर्मिटी लाते हैं अकाउंटिंग के अंदर में। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट रहती कोई भी टॉपिक के लिए, तो उसका एक पर्टिकुलर वे है जो आईसीएआई ने डिसाइड करे हुआ है, तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो 50%। बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लास्ट ईयर से बढ़ा दिए गए, और चैप्टर्स में बहुत सारे चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए, और मेरे ख्याल से 50-50 मार्क का आएगा। ये पूरा 100 मार्क का पेपर जो है वो ये मैं खुद लेने वाला हूं, दैट इज बाय नीरज राठी सर, सीए नीरज राठी सर, ठीक है ना। उसके बाद में लॉ वाला टॉपिक आता, मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, एप्लीकेशन ऑफ लॉज, यूज ऑफ दोज लॉज, ये सब चीजों के नॉलेज अपने को यहाँ पे और वाइडन हो जाएगा। नो डाउट फाउंडेशन में आपका बेस काफी स्ट्रांग हुआ लॉ का, लेकिन यहाँ पे अब कंपनी लॉ मैक्सिमम रहेगा, कारपोरेट लॉ। इसके अंदर में हम अगर सोचे तो इसकी भी 3 पार्ट कर देंगे, एक रहता कारपोरेट लॉ और दूसरा रहता अदर लॉज। अदर लॉज में भी एक जो टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, जो सब में कॉमन है। तो कारपोरेट लॉ जो है सीए दर्शन जीवानी सर लेंगे, यहाँ पे जो अदर लॉज है वो सीए नवीन वाधवानी सर लेंगे, और जो एक छोटा सा चैप्टर है वो मैं लूंगा सीए नीरज राठी। इस तरीके से ये सब अपन डिवाइड कर लेंगे। अंदाजे मार्क का क्या वेटेज रहेगा वो इंटरनली वी हैव डिसाइडेड, बट 10 मार्क का मैं लूंगा ये फिक्स है। बाकी सब सीए दर्शन सर और नवीन सर जिन्होंने फाउंडेशन इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे से पिछले फाउंडेशन में करा है वो रहेंगे। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाउंडेशन एनआरसीएफ से नहीं किया है, उनको आने के बाद में आइडिया आ जाएंगी कि व्हाट टाइप ऑफ कैलिबर बुद्ध सर है। एनीवेज उसके बाद में टैक्स को 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जा सकता है, वो आपको पता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों भी 50-50 मार्क के कर दिए गए। यानी क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स का थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया गया, थोड़ा यानी 20% सिलेबस बढ़ा, और डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस सिर्फ 5% बढ़ा, सॉरी कम हुआ, 5% भी कम नहीं हुआ, 2% कम हुआ। यानी ओवरऑल आपको क्या समझ में आ रहा कि टैक्स 100 मार्क का 100 मार्क का ही है, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा बढ़ गया। पहले जब हम इंटरमीडिएट में पुराने कोर्स में जब टैक्स पढ़ते तो हमको लगता था कि 100 मार्क के लिए 180 मार्क का सिलेबस दे दिया, और अब वो 100 ही मार्क के लिए और सिलेबस बढ़ा के 220 मार्क वाला, यानी इतना सारा मैटर है, और वो 100 मार्क के पेपर में पूछ रहे हैं। मोस्ट डिफिकल्ट नहीं बोल सकता, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक इज डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। ये मैं लेने वाला हूं नीरज राठी सर,
और ये जो है ये वेल रिनाउंड सीए केयूर डेडिया सर लेंगे। ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट ग्रुप के बारे में। ये तीनों सब्जेक्ट के अंदर में 30% एमसीक्यूज है, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी एकदम हाई क्लास रहनी चाहिए। अब आ गया कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में सेकंड ग्रुप में। सेकंड ग्रुप में वापस 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक 100 मार्क के, और यहां पे भी 30 मार्क के एमसीक्यूज हर एक पेपर में है, प्लस 70 मार्क का थ्योरेटिकल है। दोनों भी ग्रुप में अच्छी चीज ये है कि एमसीक्यू के अंदर में निगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तुक्के मार के आए तो भी चलता, यानी जैसा आपने फाउंडेशन के पेपर में बोला कि सर मैंने 65 टिक करके आया, मैं 70 टिक करके आया, जितने मेरे को आ रहे थे उतने टिक किए, बचे हुए 30 नहीं टिक किए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का डर था। यहां सभी ठोक डालेंगे 30 के 30, क्यों? यहां नेगेटिव मार्किंग का डर नहीं है। चलो एनीवेज, अब वी आर कमिंग टू द टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स। कॉस्ट के अंदर में 100 मार्क का जो कॉस्टिंग है, ये 100 मार्क का पूरा कॉस्टिंग मैं नीरज राठी ही लेने वाला हूं। Already we have achieved 100 out of 100 in cost accounting. Above 90 बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स लेते, तो मेरे को कॉस्टिंग के सब्जेक्ट का डर नहीं है, या अपने यहाँ पे स्टूडेंट्स को कॉस्टिंग के सब्जेक्ट का डर नहीं लगता नियर अबाउट, बट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट वाला ही, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ में प्रेजेंटेशन और सबसे बड़ा टेबुलर प्रेजेंटेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, एंड वी विल हैव सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि अपने क्लास के टाइमिंग्स और क्लास के शेड्यूल ऐसे रखे कि स्टूडेंट कैन हैव प्रॉपर टाइम फॉर प्रैक्टिस। मैं बताता हूं क्या रहेगा, एक बार सब्जेक्ट डिक्लेयर करते डिस्कस करते उसके बाद में। फिर एक नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑडिट का, मोस्ट क्रूशियल वन, यानी मेरे हिसाब से सीए इंटर में वन ऑफ द टिपिकल सब्जेक्ट विल बी ऑडिट, हु विल डिसाइड द सक्सेस ऑफ बोथ द ग्रुप्स। ये ऑडिट में भी 30% सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स है, तो एक इतना अच्छी बात है, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी रिक्वायर्ड। इसको अगर मैं डिवाइड करूं 100 मार्क्स के सब्जेक्ट को, तो हम 3 जन मिलकर इसको कवर करेंगे। एक सीए प्रणीत अग्रवाल सर, बहुत कुछ पार्ट सीए कुशल गोयनका सर, और थोड़ा सा पार्ट बाय माई सेल्फ नीरज राठी। ठीक है ना, एक 20 मार्क का पार्ट मैं ले लूंगा, और बाकी का ये दोनों सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ले लेंगे। फिर आया फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर कोई पूछे सर क्या रहता है सर इस सब्जेक्ट में, आप सीए बन रहे हैं ना, यानी आप ये सब्जेक्ट के अंदर में आपकी मास्टरी है, ये मैनेजमेंट में, फंड्स मैनेजमेंट में आपकी मास्टरी है। वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल सब्जेक्ट आफ्टर ऑडिट एंड अकाउंट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आपने लॉ के समय में भी ऐसे ही बोला था, टैक्स के समय में भी ऐसे ही बोला था, तो बट ऑब्वियसली वैसे तो हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट मोस्ट इंटरेस्टिंग, सबसे बढ़िया टॉपिक है। ये 50 मार्क पे आ गया, जो पहले 60 मार्क के लिए था, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 मार्क का है। दिस विल बी डिस्कस्ड एंड गाइडेड बाय माई सेल्फ, और ये जो है ये सीए विशाल मालवीय सर लेंगे। ही हैज ग्रेट, क्या बोलते उसको, हैंड इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स, परफेक्ट पर्सनैलिटी फॉर थियरी सब्जेक्ट। तो सीए विशाल मालवीय सर और मैं ऐसे अपन इसको कवर करेंगे। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स। हर एक के पासिंग मार्क 40 मार्क मिनिमम है इन एवरी सब्जेक्ट, और एग्रीगेट शुड बी अबव 50%, अबव और इक्वल टू 50%। यानी फर्स्ट ग्रुप का अलग से पासिंग रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में +40 होना, तीनों सब्जेक्ट में फर्स्ट ग्रुप के, और टोटल जो है वो 150 और अबव 150 होना चाहिए। अगर कोई सब्जेक्ट, एग्जाम्पशन के बारे में बाद में बोलता है, सेकंड ग्रुप में भी ऐसे रहेगा, हर एक सब्जेक्ट में +40 होना चाहिए, और एग्रीगेट 150 या 150 से ज्यादा होना चाहिए। अगर सेट ऑफ, यानी दोनों ग्रुप एक साथ में दे रहे हैं आप, और अगर सभी सब्जेक्ट में आप पास हो, और इधर की टोटल 142 हो रही होंगी और इधर की टोटल 159 हो रही होंगी, और दोनों मिला के टोटल आपकी 301 हो रही, यानी यू आर क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ 50%, यानी दोनों मिला के फिर आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी इक्वल टू और अबव 300 मार्क्स। बट ये कब पॉसिबल है? अगर हर सब्जेक्ट में आप सक्सेसफुल है, तो दोनों ग्रुप एक साथ में दे रहे हैं, और एक में दोनों ग्रुप एक साथ में दे रहे हैं, और दोनों ग्रुप के 6 सब्जेक्ट पास हो आप, तो इधर के मार्क्स उधर या उधर के मार्क्स इधर आ सकते।
इन दैट केस ओनली सेट ऑफ इज पॉसिबल। मैं ये गाइड करूंगा कि दोनों ग्रुप आपने एट ए टाइम देना चाहिए। हमारी बैच अपन कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अपन अपनी बैच चालू कर रहे हैं 10 अगस्त से और 15 जनवरी को कोर्स खत्म हो रहा है। तो वी विल डिसाइड ऑन 1 जनवरी कि एक आधा सर मैं थोड़ा डल हूं, मेरे को नहीं लगता मैं वो ग्रुप कर पाऊंगा, तो बेटा ये अपन कब डिसाइड करेंगे? 1 जनवरी को। मैं आपको धीरे धीरे 1 जनवरी तक के टैकल करता हूं। मैं को कोशिश करूंगा कि अगर आप नहीं भी इतने कैपेबल है कि बोथ ग्रुप एट ए टाइम दे सकते तो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको धीरे धीरे कैपेबल करूं कि आप दोनों ग्रुप पे शिफ्ट हो। और फिर भी 1 जनवरी तक के मुझे ऐसा लगा 4.5 महीने के बाद में कि नहीं यार इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, तो आप, मैं और आपके पेरेंट्स ऐसे चारों जन मिलकर डिसाइड करेंगे कि अपने को एक ग्रुप पे शिफ्ट होना है कि नहीं होना है। देखो दोनों ग्रुप्स क्या लिखा है यहां पर आपको मालूम है कि नए सिलेबस में कि दोनों ग्रुप जब तक के पास नहीं होते, फर्स्ट ग्रुप एज वेल एज सेकंड ग्रुप, दोनों ग्रुप जब तक के पास नहीं होते तब तक के आर्टिकलशिप मिलने वाली नहीं है। आप सीए फाइनल में प्रमोट बोथ ग्रुप्स क्लियर करके ही होंगे, तो आपको दोनों ग्रुप करना ही है। एक एक ग्रुप करके फायदा क्या है? हाँ, आप बर्डन कम कर सकते हैं आपके दिमाग पे का, आपकी मेहनत कम कर सकते अगर एक एक ग्रुप करके दिया तो, बट अल्टीमेटली बोथ ग्रुप्स क्लियर करके ही आपको आर्टिकलशिप और सीए फाइनल में एंट्री है। तो माय ऑनेस्ट एडवाइस इज दैट यू शुड ट्राई फॉर बोथ द ग्रुप्स, थिंक फॉर द स्टार, इफ यू फॉल यू विल फॉल ऑन द मून, यानी एक खाता ग्रुप निकल जाएगा। एंड दैट टू वी विल डिसाइड ऑन 1 जनवरी, नए साल में सोचेंगे। ठीक है, तो अपने को दोनों ग्रुप देना है, दोनों ग्रुप की तैयारी स्टार्ट कर देंगे, इस तरीके से ये सब चीजें हो जाएगा। नाउ हाउ द स्टडी पैटर्न विल गो ऑन दैट वी विल डिस्कस फ्रॉम 10 अगस्त ऑनवर्ड्स। बिफोर गो फॉर दैट और एक चीज, ये अपने को अगर 40-40 मार्क लिए तो अपन सब्जेक्ट पास हो जाते, 50% मार्क लिया तो ग्रुप निकल जाएगा, या 50% मार्क लिया तो दोनों ग्रुप निकल जाएंगे, ये सब हो गया। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर अपने को एग्जाम करना है, यानी आपका स्कोर इतना अच्छा आया कि एक सब्जेक्ट में 65 मार्क है, एक सब्जेक्ट में 55 है, लेकिन गलती से कोई एक सब्जेक्ट में 39 मार्क्स आ गए, तो फिर ये सब्जेक्ट तो रह गया, तो ये दोनों सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे क्या? नहीं। अपने को वैसे सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट अपन एक एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं कर सकते, एक भी सब्जेक्ट फेल हुआ तो आपको पूरे सब्जेक्ट देना पड़ता। सब्जेक्ट टू, एक पर्टिकुलर कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको 60+ मार्क्स आ गए, बस, हाँ 60+ मार्क्स आ गए तो वो सब्जेक्ट आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में आए, 2 सब्जेक्ट में एक में 65 आया और एक में 64 आए और तीसरे सब्जेक्ट में 37 आए, सर ऐसा बोलती क्यों 37 आएंगे? अगर गलती से आए तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। सर एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है? अपने को अगले अटेम्प्ट के अंदर में ये 2 सब्जेक्ट नहीं देने पड़ेंगे। सर अगर अगले अटेम्प्ट में अपने को सिर्फ एक ही सब्जेक्ट देना है लेकिन वो वापस फेल हो गया, तो ये जो 2 एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट है या एक एग्जाम्प्टेड सब्जेक्ट है, ये आगे कैरी फॉरवर्ड होगा क्या? हाँ, 3 अटेम्प्ट तक के आपके एग्जाम्शंस कैरी होंगे। कितने अटेम्प्ट तक के? 3 अटेम्प्ट, यानी 1.5 साल तक के। सर उसके आगे भी कैरी कर सकते हैं क्या? हाँ, एक प्रोविजन रखी है उन्होंने, आगे भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन है कुछ की 50-50 मार्क अगर आपने सब्जेक्ट में लिए, ऐसा सब नहीं है। अभी इतना क्यों सोच रहे हैं? अपने को इतना समझ में आ रहा है कि 60 मार्क तो वैसे भी अपन हर सब्जेक्ट में लेने वाले हैं। हमारे को भले 50% एग्रीगेट होना, अपन 60% एग्रीगेट लेंगे। भले अपने को एक सब्जेक्ट में 40 मार्क होना, वी विल ट्राई फॉर द 60 मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट। ऐसे कैसे नहीं आते, इतना पढ़ेंगे अपन 6 सब्जेक्ट को लेके, तो चलो ठीक है, पर एक आइडिया रहनी चाहिए स्टूडेंट को, इसलिए बता दिया कि 60 मार्क के ऊपर में एग्जाम्शन आता। अपना स्टडी पैटर्न एक बार फटाफट डिस्कस करते हैं आफ्टर 10 अगस्त। 10 अगस्त के बाद में क्या होगा? नियर अबाउट अपनी बैच जो है, पहले हफ्ता भर भले ही अपन 8 से 12 लेंगे 4 घंटे, लेकिन बाद में अपनी क्लास 7 से 12 ऐसे 5 आवर्स मिनिमम बैच हो जाएंगी। सर मिनिमम यानी कि 8 घंटे भी होंगे क्या? नहीं रे बाबा, 7 से 12 ही रहेंगी, 5 घंटे ही रहेंगी, लेकिन जिस दिन टेस्ट रहेंगे ना उस दिन शायद 6 आवर्स जाएंगे। कोशिश करूंगा मैं कि उस दिन भी 5 ही घंटे रखूं, लेकिन अपन ऐसा समझ के चलो कि जिस दिन टेस्ट रहेंगी उस दिन 6 आवर्स की बैच रहेंगी। सर फिर ये 5 घंटे के बीच में या 6 घंटे के बीच में ब्रेक रहेगा क्या? बापा क्यों नहीं रहेगा, मस्त लंबा चौड़ा ब्रेक रहेगा 7 to 10 मिनट्स का, बस। सर इतने में डब्बा उब्बा खाना हो जाता हमारा, यानी कैंटीन वैंटीन में जाके यानी खा पी के आ सकते क्या? अपन प्रीमाइसेस के बाहर जाते ही नहीं। ये 7-8 मिनट के अंदर में जो भी आपने टिफिन में लाया होगा, सूखा गिल्ला व्हाटएवर मैटर इज, यू कैन, और उसके बाद में एनर्जी जनरेट हो जाती। और क्लास में अपन पढ़ाती है ऐसे कि इतना थकता भी नहीं स्टूडेंट, उसको एनर्जी के लिए अलग से कुछ खाना पीना पड़े। बट एनीवेज, आपके पेरेंट्स की इच्छा रहती कि यार सर उन्होंने कुछ भी खा लेना चाहिए, तो 7 के पहले खिला के भेज दो,
और नहीं तो फिर बीच में एक 8 मिनट का ब्रेक रहेगा, आप टिफिन भेज दो या टिफिन उसके साथ में भेज दो, वॉट एवर इट इज दैट विल बी कवर्ड। ओके, ये हो गया सर। फिर 5-6 घंटे पढ़ाई करके इंटरमीडिएट हो जाएगा? नहीं, 7 to 12 आवर्स की फेस टू फेस बैच रहेंगी, 1-8 घंटे की टेस्ट रहेंगी, ऐसे हफ्ते में 3 या 4 टेस्ट रहेंगी, तो 3-4 दिन अपन 6 घंटे पढ़ेंगे और बाकी सब दिन से 5 घंटे पढ़ेंगे। सर फॉर योर सेक ऑफ इंफॉर्मेशन 7 ही दिन रहते हफ्ते में, उसमें से 4 दिन 6 घंटा चलेगा, तो बाकी सब दिन में सिर्फ 3 ही दिन, आई नो इट, 3 दिन 5 घंटे क्लास चलेगा और 3 दिन 6 घंटे क्लास चलेगा, या 4 दिन 6 घंटे चलेगा। संडे को हॉलीडेज जनरली नहीं रहते, हाँ कहीं पर त्यौहार वगैरह रहे तो उस समय 1-2 दिन की लगातार छुट्टियां आएंगी, लेकिन आप समझ लो अब दिवाली भी आ रही है इसके बीच में, तो 10 अगस्त से लेके तो 15 जनवरी तक के मुझे नहीं लगता कि मोर देन इंक्लूडिंग दिवाली की 6 दिन की छुट्टियां, दशहरे की 2 दिन की छुट्टियां, रक्षाबंधन के समय या ऋषि पंचमी के समय मिला 2 दिन की छुट्टियां, ये 10 दिन की छुट्टियां पकड़ने के बाद में भी आई डोंट फाइंड कि मोर देन 15 हॉलीडेज विल बी देयर इन, सब मिला के 15 दिन की छुट्टियां रहेंगी, कि होली तो बाद में आने वाली है, मकर संक्रांति तो बाद में आएंगी, तो नियर अबाउट आई एम फाइंडिंग आउट कि 15 दिन की नियर अबाउट छुट्टियां रहेंगी इसके अंदर में, इंक्लूडिंग वो 2 अगस्त का फर्स्ट संडे भी, इसके बाद पहले आ जाएगा 10 अगस्त के पहले, तो फ्रेंडशिप डे की भी छुट्टी आपको अप्लीकेबल नहीं रहेंगी, वो ऑटोमेटिकली पहले ही कवर हो जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि 15 दिन के ऊपर छुट्टियां पूरे अपने को 5 महीने में मिलेंगी, इंक्लूडिंग संडेज एंड ऑल। सर चलो ठीक है, 2 दिन और ऊपर, ज़्यादा से ज़्यादा 17 दिन की हॉलीडेज रहेंगे, ये समझ के चलना है, इंक्लूडिंग दिवाली हॉलीडेज। ओके, तो इसके अंदर में क्या पैटर्न रहेगा, इसमें ये हो गया कि अपन रोज 5-5, 6-6 घंटे का क्लास रखेंगे फेस टू फेस, और इसके अलावा 3 to 4 लेक्चर्स आपको वीडियो में आएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएंगे 3 to 4, कितने मिनट के, ऑन एन एवरेज 40 मिनट के, ऑन एन एवरेज 40 मिनट के लेक्चर्स आपको घर पे आएंगे। आप आराम से आपके टाइम के हिसाब से, आपके मूड के हिसाब से देखो, उसका होमवर्क उसके साथ में कर लो। लेकिन ये जो तीनों चारों लेक्चर रहेंगे, 1, 2, 3, 4, हर एक में अगर अपन रोज के 3-3 प्रॉब्लम डिस्कस करें तो आपको ये 1 to 3 प्रॉब्लम नॉट ओनली देख के आना है, उसको सब सॉल्व करके आना है। और मैं जब क्लास में आऊंगा तो ये जो टॉपिक है, समझ लो ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट है, तो मैं क्लास में इसमें के ये तीनों क्वेश्चन न लेते हुए जो आपको लेक्चर में करा रहा वो क्वेश्चन शायद ही लूं, उसके अलावा 2 क्वेश्चन मैं ड्राफ्ट करूंगा, कंसीडरिंग योर क्वेरीज, कंसीडरिंग योर वॉट एवर ओपिनियन, व्यूज, आपका कहीं पे कोई क्वेश्चन में एग्जैगरेशन, तो मेरे को समझ में आएगा कि आप कितने कंसेप्चुअल क्लियर है, तो मैं मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन बनाऊंगा और वो तीनों क्वेश्चन को रिकवर करते हुए टॉपिक को कवर कर लूंगा। इवन इन स्पाइट ऑफ दैट मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, क्लैरिटी जितनी होना नहीं उतनी नहीं आई, या कोई सब क्वेश्चन में और क्वेरी है, फॉर एग्जांपल सेकंड क्वेश्चन में आपको क्लैरिटी नहीं है, तो पूरा सेकंड क्वेश्चन भी मैं वापस डिस्कस कर सकता। इन दैट वे वी विल गो फॉर दिस टाइप ऑफ स्टडीज, ठीक है ना। नेक्स्ट, सेम थिंग हैपन विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। तो इस तरीके से 2 घंटे का 2.5 घंटे का क्लास घर पे, 2.5 घंटे का क्लास घर पे, 5 घंटे का क्लास यहाँ पे, एंड अदर टाइम फॉर स्टडीज। तो मैं ये बोल रहा था कि इस पैटर्न में क्या हो जाएगा, यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस। जब आप यहाँ पे 5 to 6 आवर्स रहेंगे और बचे हुए टाइम जब आपके पास में रहेगा खुद के लिए, तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते थोड़ा बहुत। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि आप यूट्यूब पे जाके या अदर डाउनलोडेड लेक्चर्स आप देख रहे हो, लेक्चर्स मेरे सफिशिएंट रहेंगे आपको पढ़ने के लिए, हमारा होमवर्क सफिशिएंट रहेगा। और कभी भी आपको लगा कि कोई सब्जेक्ट में कंफ्यूजन है और मैं कहीं से गूगल से या कहीं से उसको क्लियर करूं, तो फर्स्ट टेक रिकोर्स टू अस। सभी सर, मैं ही नहीं, मेरे अलावा भी जो जीएसटी के सर है या ऑडिट के हैं या फिर लॉ के हैं या फिर एसएम के हैं, वट एवर मैटर इज, एवरीवन इज फुल्ली कैपेबल। ईच एंड एवरी टीचर हैज मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years एंड मैक्सिमम जो टीचर्स है दे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years और 15 years। तो आपको ऐसा काम नहीं पड़ेगा कि आपको और कहीं पे सर्च करने का काम पड़े। और इवन आई थिंक इट विल बी एन ऑफेंस अगर आप हमारे परमिशन के अलावा और कहीं से चीजों को देखने की कोशिश करते, बिकॉज आप अपने लिए गलत कर रहे हो, उससे आपको कंफ्यूजन बढ़ेगा। तो वी आर मोर देन सफिशिएंट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। मैं सेल्फ स्टडी की बात कर रहा कि आप किताबों में से, नोट्स में से हर एक चीज के लिए अपने कंसेप्ट खुद के हिसाब से सॉल्व करो, और अगर जहां खुद का दिमाग कम गिरता वहां पे हमारी हेल्प लो। दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ स्टडी। देन सेल्फ स्टडी के बाद में सेकंड पार्ट आता है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के लिए इतने सारे क्वेश्चंस दूंगा मैं, यानी जो नोट्स अपन ने प्रिपेयर करी है वो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में की है। सपोज मॉड्यूल का तीसरा क्वेश्चन इजी है
तो पहले थर्ड क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो लेवल पे जाने के लिए भी अगर थोड़ा सा डिफिकल्टी है तो पहला क्वेश्चन नोट्स का तैयार कर दूंगा मैं, यानी अपने नोट्स इस तरीके से रहेंगे कि पहला दूसरा नोट्स के क्वेश्चन, दैट विल मेक द थर्ड क्वेश्चन ऑफ इलिस्ट्रेशन मॉड्यूल का जो थर्ड इलिस्ट्रेशन है वो इजी हो जाएगा। फिर एक आधा नोट्स का क्वेश्चन आएगा फोर्थ का, फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो थोड़ा प्रॉपर है वो ले लिया, फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, फिर मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 9 ले लिया, फिर बाद में 8वें क्वेश्चन का नंबर है लेकिन वो टिपिकल है तो फिर हमने नोट्स के 2-4 क्वेश्चन मन से डाल दिए। आप समझ के चलो कि अगर मॉड्यूल में 25 क्वेश्चन दिए होंगे तो मैं नोट्स के 30 क्वेश्चन और डाल दूंगा, यानी जितने मॉड्यूल के क्वेश्चन रहेंगे उससे ज्यादा अपन नोट्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट वी कैन हैव सफिशिएंट, क्या बोलेंगे इसको, इंफॉर्मेशन और नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। ये बहुत जरूरी है सी इंटरमीडिएट के लिए कि यू शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अ लॉट। इस तरीके से अपनी स्टडीज चलेंगी। देन देखो अपन एक बार वापस पूरा रिवाइज करते फास्ट में 1 मिनट के अंदर में। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बैचेस फ्रॉम 18 जुलाई, ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा। एक्चुअल आवर बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त, जो फेस टू फेस बैच रहेंगी। वी आर प्लानिंग टू क्लोज द syllabus on 15th of January or 25th of January depending on your entry. Thereafter there will be test series. टेस्ट सीरीज में पहले आपकी 1/3 यानी हर एक सब्जेक्ट को 1/3 नहीं 1/4 हर एक सब्जेक्ट को 4-4 टुकड़ों में तोड़ा जाएगा। हर अल्टरनेट डे से उनकी टेस्ट रहेंगी, वो खत्म होने के बाद में मॉक टेस्ट रहेंगी, यानी मॉक टेस्ट यानी 100 मार्क्स के पेपर रहेंगे। इन दैट वे वी विल प्रिपेयर इन टोटलिटी। ठीक है, सेकंड मैटर ये आ रहा है उसके अंदर में कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे। तो अपने को ये जो इंटरमीडिएट है 2 इसमें डिवाइड हुआ है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। व्हाट वी हैव सीन कि 3 सब्जेक्ट है, अकाउंट लॉ टैक्स फर्स्ट ग्रुप में और कॉस्ट ऑडिट एफएम और एसएम, ऐसे 3 सब्जेक्ट है सेकंड ग्रुप में। वी विल ट्राई कि दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ में देंगे, एक साथ में क्लियर करेंगे। हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 और टोटल 300 के ऊपर नहीं सर, हर सब्जेक्ट में 60 और टोटल जो है जो जहां जाएंगी वहां जाएंगी। गुड, वेरी गुड, दैट शुड बी द पैशन। ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन से सब्जेक्ट है ये सब अपने को पता है। लेक्चर्स या टाइमिंग अपने क्लास का 7 से 12 का रहेगा, मॉर्निंग सेशन जब आपका दिमाग फ्रेश रहता। उसके बाद में कुछ 2-3 लेक्चर 4 लेक्चर आपको घर पे दिए जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर एट योर ओन ऑल्सो। दोनों का कंबाइंड रहेगा। ये जो लेक्चर्स आपको घर पे दिए जाएंगे ये डिलीट नहीं किए जाएंगे, ये यहां से लेके तो एग्जाम तक के आपके पास रहेंगे। सर फिर हम ये लेक्चर किसी को पास ऑन नहीं, ये सब इनक्रिप्टेड है, ये सिर्फ आपको आपके ऐप पे दिखते रहेंगे मोबाइल के अंदर में। सर इसका फायदा, बहुत सारा फायदा है। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं उसके पहले आप सब लोग ये लेक्चर्स देख के आ रहे हैं, आपको देख के आना कंपलसरी है कि दूसरे दिन क्लास में मैं आपको सबको क्वेश्चंस पूछूंगा। फिर आपकी क्लैरिटी होने के बाद में मैं कुछ एडिशनल थॉट्स डाल दूंगा उसके अंदर में। फिर जब टेस्ट आएंगी उसके ऊपर में हफ्ते के अंदर में एक टेस्ट आएंगी हर टॉपिक पे, तो आपको वापस वो सब्जेक्ट्स में लेक्चर्स में रिवाइज करने के लिए हेल्प होंगी। फिर एक आधे बार कोई बाहर गांव चले गया विथ माय परमिशन एंड पेरेंट्स से मेरी बातों की बाद में अगर आप 2-3 दिन अगर गलती से गायब है क्लास में, तबीयत खराब है, इन दैट केस आपको ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर ये हेल्प करते। इवन बाकी के भी टीचर्स पढ़ाने के बाद में या पढ़ाने से पहले आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे देंगे। और तीसरा, जब फाइनल एग्जाम आएंगी और अगर आप जब रिवाइज कर रहे हैं और चीज़ों में कोई डिफिकल्टी है तो यही लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। आपको किसी और के लेक्चर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जो पहले आपने किया वही आपको रिवीजन के लिए अवेलेबल रहेगा। हमारा लास्ट 2 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है दैट इज टू ग्रेट। बोथ ईयर्स वी हैव प्रोड्यूस्ड AIR ऑल इंडिया रैंकर्स विथ वेरी मिनिमम स्टूडेंट्स हियर एट। एक ट्रेंड चल रहा था ऑनलाइन स्टडीज का, उस ऑनलाइन स्टडीज के जिसमें जितने गिने चुने स्टूडेंट्स अपने पास अवेलेबल थे, इन दैट वी हैव क्लेम्ड ऑल इंडिया रैंक पहले 50 में, यानी एक बार 42nd, एक बार 30th रैंक ऑल इंडिया रैंक। सो ऑल दोज थिंग्स हमारे को भी ताकत देती है, एनर्जी देती है, एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू प्रूव आवरसेल्फ वंस अगेन। तो ये पैटर्न इज अ ब्लेसिंग फॉर अस एंड विद दैट पैटर्न वी आर गोइंग अहेड। अब मैटर आया है कुछ FAQs का, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। ये अपने बैच से रिलेटेड नहीं है, मैं ज़्यादा FAQs में डील नहीं करना चाहता, पर फिर भी एक दो चीज़ों के बारे में। सर ये सेल्फ पेस मॉड्यूल क्या है? पहली बात, ये सेल्फ पेस मॉड्यूल अभी नहीं करना है आपको। CA इंटर क्लियर होने के बाद में, आफ्टर CA इंटर एंड बिफोर अपीयरिंग इन CA फाइनल, आपको कुछ 4 सब्जेक्ट, यानी इंटर के जो 2 सब्जेक्ट कम किए गए थे और जो 2 CA फाइनल के सब्जेक्ट कम किए गए हैं, ऐसे 4 सब्जेक्ट आपको आर्टिकलशिप के साथ साथ में एक एक करके पास करना है। सर इसको सेल्फ पेस्ट क्यों बोलते हैं? इसकी ऐसी कोई बेसिक एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगी टाइम टेबल के साथ में।
अभी तो ऐसा है कि वो आपको एक टाइमिंग पीरियड देंगे, ये 2-3 महीने में, ये 4 महीने में आपको ये सब कवर करना है और ऑनलाइन आपको एग्जाम देना है, ऐसा हमारे दिमाग में उनके आइडियाज है। यानी हमने जो इंटरप्रेट किया कि आईसीआई क्या चाहता, तो इस तरीके का है। सर आर्टिकलशिप कब स्टार्ट होंगी? हाँ ये देखो, जैसे ही आपका सीए इंटर क्लियर होता है फॉर कि मई 2024 में आप बोथ ग्रुप क्लियर होते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों ग्रुप आपके क्लियर हो जाते हैं, तो आपका रिजल्ट कब आएगा? आपका रिजल्ट आएगा जुलाई 2024 में। फिर आप आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। आई एक्सपेक्ट कि यू विल रजिस्टर फ्रॉम 25 जुलाई 2024। तो उनका बोलना है आपकी आर्टिकलशिप होने के बाद में मिनिमम 6 महीने का गैप लगेगा फाइनल के एग्जाम देने के लिए। तो आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप रहेंगी, 2 इयर्स आर्टिकलशिप आपको करना है। नए करिकुलम में आपको 2 साल की आर्टिकलशिप करना है आफ्टर क्लियरिंग बोथ ग्रुप। अगर आपने 25 जुलाई या 1 अगस्त या 15 अगस्त से आपने आर्टिकलशिप चालू किया तो ये 2 साल खत्म होंगे 25 जुलाई 2026 को, और इसके बाद में 6 महीने के बाद में आपकी एग्जाम आएंगी। तो नवंबर 2026 आ पाएंगी क्या? नहीं आ सकती, 6 महीने खत्म नहीं होते। तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट कब रहेगा? मई 2027 में आपका फाइनल का अटेम्प्ट रहेगा। यानी आप समझ लो जो अटेम्प्ट में आपने इंटर के बोथ ग्रुप निकाले उसके 3 साल बाद में एग्जैक्टली आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट आएगा। अच्छा क्या है कि ये 2 ईयर के आर्टिकलशिप में यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन आर्टिकलशिप, और फिर 1 साल या 9 महीने का आपको टाइम मिलेगा जिसमें आप फाइनल क्लियर कर लेंगे। सर 9 महीने में फाइनल की स्टडीज हो जाएंगी? किसने बोला 9 महीने में खत्म करना है? हम ये 2 साल की आर्टिकलशिप के साथ में भी 60% स्टडीज खत्म करने वाले हैं। यानी मेरा गाइडेंस ये रहेगा। चलो ठीक है, दिस इज नॉट एफएक्यू। एफएक्यू ये था कि सर आर्टिकलशिप कितने महीने की और फाइनल का अटेम्प्ट कब आएगा। हमारे को सेल्फ पेस्ट मॉड्यूल के बारे में आइडिया दिया, तो ये सेल्फ पेस्ट आइडिया। तीसरा, सर जो डायरेक्ट एंट्री ले रहे हैं इनको एंट्री से पहले आर्टिकलशिप वगैरह करने की जरूरत है क्या? जैसे पहले था डायरेक्ट एंट्री वालों को एग्जाम देने से पहले, इंटर की एग्जाम देने से पहले 1 साल की या 9 मंथ की आर्टिकलशिप खत्म करना था। अभी ऐसा नहीं है। यू आर डायरेक्टली एंटर्ड विथ 18,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी। सर और फाउंडेशन वालों के लिए कितनी है? उनके लिए भी 18,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है। रजिस्ट्रेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे ये पॉइंट होने के बाद में। तो डायरेक्ट एंट्री वालों को डायरेक्टली एंट्री ना, डायरेक्ट यानी आपका ग्रेजुएशन हुआ है, कॉमर्स फील्ड में हुआ है, अगर आपका ग्रेजुएशन जिसमें मैथ्स नहीं था तो आपको 55 मिनिमम परसेंट होना। कितने होना? 55% रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएशन, 3 साल का एवरेज। और अगर आपका विथ मैथ्स था यानी साइंस ग्रेजुएट है, आप विथ मैथ्स वाले हैं, तो आपको 60% मिनिमम स्कोर होना इन ग्रेजुएशन एग्रीगेट, सो दैट यू कैन एंटर डायरेक्टली इनटू द सीए इंटरमीडिएट विदाउट क्लियरिंग द सीए फाउंडेशन। ठीक है, देन उसके बाद में आपको प्रिपरेशन करके 9 महीने के बाद, यानी वही चुका है, जब भी आप इंटर लेंगे उसके अगले साल आपको सीए इंटर की एग्जाम देनी है। जिन लोगों ने अभी फाइनल खत्म किया होगा एंड इफ दे आर कमिंग फॉर डायरेक्ट इंटर, तो उनका पहला अटेम्प्ट मई 2024 रहेगा। ठीक है, एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन। सर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? मैं भूल जा रहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2 रजिस्ट्रेशन करने हैं आपको, एक आईसीआई के साथ और एक एनआरसीएफ के साथ। चलो ये तो अपना आपस का पर्सनल मैटर है, पहले आईसीआई के बारे में बात करते हैं। आईसीआई के साथ में रजिस्टर आपको 2 अगस्त के बाद में करना है, और मुझे जहां तक के समझ में आता एग्जाम के 8 मंथ पहले, यानी अगर आपको मई 2024 की एग्जाम देनी है तो 8 मंथ्स बिफोर, तो वैसे 5 यानी 30 सितंबर तक के आपने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी तक के आईसीआई ने लास्ट डेट अनाउंस नहीं की है। आईसीआई ने अनाउंस किया कि 2 अगस्त 2023 के बाद आप रजिस्ट्रेशन चालू कर सकेंगे। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया है। मेरे हिसाब से 2 अगस्त के बाद में 30 सितंबर लास्ट डेट रहना चाहिए। पर फॉर माय स्टूडेंट्स, जो लोग ये लेक्चर देख रहे हैं, आपके लिए लास्ट डेट 15 अगस्त ही समझ के चलो ना यार। लोग 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट होते हैं, हम 15 अगस्त से डिपेंडेंट हो जाएंगे आईसीआई के साथ। लेट्स हैव, तो हम 2 अगस्त से लेकर तो 15 अगस्त के बीच में रजिस्ट्रेशन करा के पढ़ाई को जोरदार तरीके से स्टार्ट कर देंगे। ये होगा इंपॉर्टेंट पार्ट। यही हमारे डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए भी अप्लीकेबल है, उन्होंने इस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। फीस कितनी है इसकी? 18,000 रुपए की फी है।
सीए इंटरमीडिएट की 18,000। सर अगर एक एक ग्रुप करके रजिस्ट्रेशन करना रहा तो नहीं होता, बोथ ग्रुप्स एट ए टाइम, फर्स्ट ग्रुप प्लस सेकंड ग्रुप। भले ही आपको एग्जाम सिंगल सिंगल ग्रुप की देना है तो एग्जामिनेशन का जब फॉर्म भरेंगे आप तब कुछ भी 2,000, 2,500, 3,500 रुपए पर ग्रुप कुछ भी आपकी रजिस्ट्रेशन फी रहेंगे, एग्जामिनेशन फी रहेंगी। दैट अभी तक वो क्लैरिटी है नहीं, तो वो तब आप डिसाइड करना एक ग्रुप या दो ग्रुप के बारे में। रजिस्ट्रेशन दोनों ग्रुप का एट ए टाइम होगा। ठीक है सर, अपने क्लासेस के अंदर में का कैसा है? हाँ, अब अपनी भी बात कर लेते हैं। एनआरसीएफ के अंदर में आप सिंगल ग्रुप या सेकंड ग्रुप या फिर दोनों ग्रुप एट ए टाइम, तीनों तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो भी फीस का स्लैब्स है, फर्स्ट ग्रुप का अलग से, सेकंड ग्रुप का अलग से, और कंबाइंड रहा तो कॉम्बो पैक व्हाटएवर इट इज, उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। मेरा सजेशन, ऑनेस्ट सजेशन ये है कि बोथ ग्रुप एट ए टाइम रजिस्टर करो, बैचेस भी एट ए टाइम लगाओ। अगर हो सके तो 16 जुलाई यानी आज की डेट में अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो इज मच बेटर। नो डाउट ये लेक्चर जिनके पास में जा रहा हूँ उनको 16 जुलाई को ही जा रहा हूँ ये लेक्चर, तो आज या ज़्यादा से ज़्यादा 17 जुलाई को सवेरे, क्योंकि आज संडे था तो उसका फायदा लेके अपन 17 जुलाई को सवेरे 12 AM से पहले, यानी 1 PM से पहले, ज़्यादा बेटर 1 PM से पहले आप रजिस्टर कर डालो, तो हमारे को कुछ जो भी फीस में कंसेशनल मैटर रहेगा दैट यू कैन ग्रैब द थिंग्स। सेकंड है कि आप रिजल्ट के बाद में भी कर सकते या 17 जुलाई के बाद में भी कर सकते, लेकिन देयर विल बी अ डिफरेंस इन द फीस स्ट्रक्चर। चलो ठीक है, इस तरीके से आप एनआरसीएफ या आईसीआई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ग्रैब द बेनिफिट्स ऑल वेयर, आइदर आईसीआई में और एनआरसीएफ में। हाँ सर, यही पूछ रहे थे कि आईसीआई का ये जो नया सिलेबस है ये बेनिफिशियल है, इजी है, अच्छा है, बुरा है? आपको क्या करना है, अच्छा है या बुरा है या बेनिफिशियल या नहीं है? जो भी नया आया वो एक्सेप्ट करना है ना। आप अपने पेरेंट्स को क्या समझाते रहते हरदम कि जो नया है दैट यू शुड एक्सेप्ट। अच्छा है बुरा है ये कहां बस करने का समय है अपने पास? तुम्हारे या मेरे हाथ में ऐसा कुछ है क्या कि इसको अपन चेंज कर सकते? तो जो परोसा गया वो बेस्ट है। तो इसमें जितना अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके जो आपको परोसा गया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो ये कंडीशंस में अपने आप को एडजस्ट कर लिया, नहीं सर वो सब प्रवचन अलग, लेकिन सही में बताओ बेनिफिशियल है क्या? अरे नया कुछ भी आता तो डेफिनेटली कुछ बेनिफिट्स के साथ आता। 3 साल से ये कोर्स पेंडिंग चल रहा था, इसके ऊपर में सब लोगों के थॉट्स, आर्ग्यूमेंट्स, ये वो सब करके देन इट इज लॉन्च्ड। तो मैं अब अगर इतने इससे मेरे इंस्टीट्यूट ने अगर कोई ड्राफ्ट करे हुआ सिलेबस है और उसमें अगर 80% अच्छा है और 10% प्रॉब्लमेटिक है और 10% डिबेटफुल है, तो मैं क्यों वो 10% को हाईलाइट करूं? ठीक है ना? बेटर वे, एवरीथिंग इज फाइनेस्ट, लेट्स प्रूव आवरसेल्फ, लेट्स ट्राई टू डबल द रिजल्ट व्हाट वी हैव अर्लियर। ठीक है, थैंक यू, टेक ड्यू केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं 18 जुलाई को विथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स। बाय, टेक केयर।